की आवाज़ थोड़ा सा और कुछ ठीक करो, थोड़ी सी इसको कविता के लायक कर दो थोड़ा। आदरणीय हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, जीजा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रियजन, कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते हैं। जो लोग नहीं पहचानते हैं वो कृपया एक बार ताली बजा दें। अब जो लोग पहचान गए हों वो भी मिलकर ताली बजा दें। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमें माला मिली, हमें शॉल मिला, हमें प्रतीक चिन्ह मिला, ये हमें अपने आप मिला। लेकिन ये जो टोपी मैं लगाए हुए हूँ ये मैंने मांग कर प्राप्त की है। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अस्थाना जी आपको आज हम टोपी पहना कर ही भेजेंगे, तो मुझे टोपी पहनाई गई है। वो टोपी मैंने 2 घंटे पहले पहन ली थी। हमसे कहा गया था ठीक 7 बजे आपका कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा और ठीक 8 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो पहली टोपी तो हमें 7 बजे मिल ही गई थी। तो इसलिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाते हैं हम लोग और ये कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। हमारी अध्यक्षता आदरणीय घनानंद मेघ जी करेंगे। वो कहाँ हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। अभी वो मंच पर थे लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं। कृपया उनको मंच पर बुलाया जाए। आदरणीय घनानंद मेघ जी वो हमारे वरिष्ठ कवि हैं और बहुत बड़े कवि हैं। उत्तराखंड से जो 2-4 नाम निकलकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए हिंदी कविता के, वो उसमें घनानंद जी एक बड़ा नाम है। मैं चाहूँगा कि वो आएँ। आइए मैं शुरू करता हूँ। समय कम है, जितने लोग हैं वो भी जा सकते हैं। घबराहट मुझे इस बात की है, रीता दीदी को खुद ट्रेन पकड़नी है, तो मैं अपने कवियों से भी निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा छोटा काव्य पाठ आज करेंगे। हम आदरणीय कमला जी को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं उनकी 100वीं वर्षगांठ में। मुझे याद आता है मैं बहुत छोटा बच्चा था दीदी, इमरजेंसी ख़त्म हुई थी और इलेक्शन होने वाले थे, तो चौक में लोहिया पार्क एक है जो पता नहीं है कि नहीं है, उसमें सभा हुई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाबू जगजीवन राम जी और आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का भाषण होना था। मैं अपने पिताजी के साथ उनके कंधे पर बैठकर वो सुनने गया था। एक सेंटेंस मुझे आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का याद है और वो आज तक मुझे नहीं भूला। तब मैं नहीं जानता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत छोटा था। उन्होंने माइक पर से बोला, इसी तरह जैसे रीता दी की आवाज़ है, लगभग उसी तरह की उनकी आवाज़ भी थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत आकर्षक बोलते थे, बड़ा रोचक बोलते थे। बोल रहे थे, लगभग 40-50 मिनट हो गया था, तो शायद पीछे से किसी नेता ने उनको पर्ची दी होगी कि जल्दी ख़त्म करें अपना वक्तव्य। तो उन्होंने जो सेंटेंस कहा था उस पर पूरा उत्तराखंड जो लखनऊ में उपस्थित है वो अच्छी तालियां बजाएगा। उन्होंने कहा, देखिए मैं ब्राह्मण का बेटा हूं और ब्राह्मण को प्रवचन से रोकना नहीं चाहिए। तो ये इतनी बढ़िया बात थी, मुझे आज तक याद है। आइए हम कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। आदरणीय कमला जी की ये 100वीं जन्म जयंती का अवसर है, हम शुरू करते हैं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कवि सम्मेलन कितने सुने कितने नहीं सुने, लेकिन जो पंक्ति अच्छी लगे उस पर वाह वाह करनी है, जो नहीं अच्छी लगे उस पर भी करनी है, जिससे हम खुश रहें कि हाँ हमारी बात आप तक पहुंच रही है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। यहाँ पे वाह वाह करनी चाहिए थे, हाँ ऐसे। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। देखिए हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक लोग हैं, उन्होंने हमारे जीजा जी को भी टोपी पहना दी है। तो जीजाओं को तो टोपी पहनाने की हमारे देश में परंपरा है। आइए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो हम लोग बहुत देर तक ये हंसी मस्करी खिलखिलाहट ये सब हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास चूंकि कम समय है तो हम इस कार्यक्रम को जल्दी शुरू कर रहे हैं। और अगले वर्ष से इसको अंतिम कार्यक्रम रखिएगा कवि सम्मेलन को। जब सारे डांस वांस हो जाएं उसके बाद जो लोग कविता के प्रेमी हों वो लोग यहाँ पर रुकेंगे और हर साल के लिए
मैं अपनी स्वीकृति आपको सादर प्रेषित करता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे आपकी मक्खनबाजी। आइए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना मुझे मेघ जी से करानी थी। प्रमोद क्या नाम है? नारायण, आप सरस्वती वंदना करते हैं? आइए, चलिए आप रहने दीजिए, मैं इनसे कराता हूँ। आइए मैं सरस्वती वंदना कराता हूँ। मेघ जी पता नहीं कहाँ चले गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं वो आ ही जाएंगे। मैं सरस्वती वंदना के लिए इस मंच की एकमात्र कवयित्री वंदना विशेष को आमंत्रित कर रहा हूँ। वंदना विशेष एक श्रेष्ठ कवयित्री हैं, वो आएँ और माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। माँ शारदा, समृद्ध मंच और आप सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश हुआ है, तो आइए मैं अपने शब्दों के माध्यम से माँ को इस मंच पर बुलाती हूँ। माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ, जुड़िएगा, सुनिएगा। हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो। हे वीणा पाणी माँ, ममता की नजर कर दो। उपकार बड़ा होगा, उपकार अगर कर दो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। सुर ताल न जाने हम, आलाप न जाने माँ। सुर ताल न जाने हम, आलाप न जाने माँ। सरगम के तारों को हम ना पहचाने माँ। वाह। इस जीवन का सारा माधुर्य तिमिर कर दो। इस जीवन का सारा माधुर्य तिमिर कर दो। हे ज्ञान दायिनी माँ, ममता की नजर कर दो। क्या बात है भाई, वाह वाह। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। और हम मैया को इस मंच पर कैसे बुलाते हैं, मैया के स्वरूप को याद करिएगा, सुनिए। स्वागत स्वागत। आरूढ़ हो हंसा पर, आरूढ़ हो हंसा पर, ओढ़े हुए श्वेत वसन। आरूढ़ हो हंसा पर, ओढ़े हुए श्वेत वसन। बल बुद्धि विद्या की दाती हो कमलासन। खुशियों से भक्तों का खाली आंचल भर दो। खुशियों से कवियों का खाली आंचल भर दो। खुशियों से भक्तों का खाली आंचल भर दो। हे ज्ञान दायिनी माँ, ममता की नजर कर दो। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। और वंदना की आखिरी पंक्तियां प्रेषित करती, सुनिएगा। स्वागत है वंदना। सिर पे हो वंदना के जब हाथ तेरा मैया। सिर पे हो वंदना के जब हाथ तेरा मैया। दुनिया से क्या डरना जब साथ तेरा मैया। अच्छे, वाह, मुश्किल राहें हैं माँ, आसान डगर कर दो। मुश्किल राहें हैं माँ, आसान डगर कर दो। मुश्किल राहें हैं माँ, आसान डगर कर दो। हे हंस वाहिनी माँ, ममता की नजर कर दो। बहुत आभार, बहुत आभार।
बहुत शानदार सरस्वती वंदना की, वंदना विशेष ने। जब वंदना कर रही हो तो वंदना का सौष्ठव अलग दिखाई पड़ता है। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप जो 300 के आसपास लोग हैं यहाँ पर, आप लोग अपनी तालियों में कमी मत रखिएगा। हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं कविता पढ़ने के लिए, लेकिन जब अपने शहर में कविता पढ़नी होती है तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को लोग खूब सुने हुए होते हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ चेहरे से पहचानते हैं, कुछ नाम से पहचानते हैं, तो बड़ी घबराहट होती है जब अपने शहर में खड़े होते हैं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं। एक बात बस आपसे कह दूं, फिर मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधे कवियों को आमंत्रित करूँगा। भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं, जितनी सांसें हैं सब इसी जन्म में कंप्लीट करनी है। कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। भगवान ने आपको धड़कनें गिनकर दी हैं, वो भी इसी जन्म में कंप्लीट करनी है। इसी तरह भगवान ने आपको तालियां भी गिनकर दी हैं, सारी तालियां इसी जन्म में खत्म करनी है। अगर आपने तालियां इस जन्म में खत्म नहीं की तो भगवान आपको एक और जन्म देगा जिसमें आपको ज़्यादा तालियां बजानी पड़ सकती हैं। और अगर आपने और इस बात पर भी ताली नहीं बजाई तो भगवान आपको एक जन्म ऐसा देगा जिसमें सिर्फ ताली ही बजाओगे आप। तो अगर आप वो जन्म चाहते हो तो यहाँ मत बजाना, नहीं तो आप तालियां बजाना। आइए, उत्तराखंड महोत्सव हमारे लखनऊ की शान है। बहुत सारे मित्र हमारे इस परिवार के हैं। मैं पहली बार यहाँ नहीं हूँ, पहले भी कई बार शिरकत कर चुका हूँ दूसरे रूप में, कभी कार्यकर्ता के रूप में तो कभी सहयोगी के रूप में। उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा सैनिक जाते हैं, शहीद भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इस उत्सव को, कमला जी क्रांतिकारी थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, बहुगुणा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं की स्मृति में ये है। तो मैं चाहता हूँ कि पहला कवि मैं सैनिक का बेटा आपके सामने बुलाऊं, जिसके पिता स्वयं सेना में रहे और उन्होंने सेना में बड़ा काम किया। अभय सिंह निर्भीक जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये बहुत युवा लग रहे हैं भी युवा, लेकिन पिछले 10 वर्षों में दीदी अभय सिंह निर्भीक ने पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी राष्ट्रीय ओज का स्वर गुंजित किया है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी तालियों के साथ इस सैनिक पुत्र को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सर्वेश अस्थाना जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय कमला बहुगुणा जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ। आदरणीय दीदी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति है। मैं अपने क्रम में हूँ, मुझे काव्य पाठ के लिए आदेश मिला है। मेरे बारे में बताया गया कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ और आज उस मिट्टी के श्रोताओं से मैं परिचित हो रहा हूँ, उनके सम्मुख हूँ जो इस देश की सुरक्षा में अपना सर्वाधिक सहयोग देते हैं, अपना बलिदान देते हैं। स्वागत है निर्भीक। मैं अपने देश के सैनिकों के परिचय की 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। समय की एक मर्यादा है, मैं बिना किसी भूमिका के शुरू होता हूं। आप अपना मन, प्रेम और आशीर्वाद अपनी तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है कि निर्भीक। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। थोड़ी देर इन खाली कुर्सियों की भी जिम्मेदारी आप संभालिए, अच्छा लगेगा। हाँ। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते वक्त स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। जब भी बहुत प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको। बहुत अच्छे। जब भी शीश वतन ने मांगा, शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूं। सैनिक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत
धन्यवाद। वाह, सैनिक वाह, के चरणों में सादर वाह, वाह, अपना शीश वाह। झुकाता हूँ। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। आदरणीय रीता दीदी, मैं थोड़ा सा कटु होना चाहता हूँ, बिल्कुल हो जाओ। लेकिन ये वादा करता हूं कि जिम्मेदार मंच पर हूं, बात भी जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। वाह। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। बिल्कुल। दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का, थोड़ा और कटु होता हूं, हाँ, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को भारत में। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वाह। बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कुछ अंतर की पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। हाँ, थोड़ा आपका और विशेष मन मांगता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। क्या बात है। भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। पुलवामा, तालियां कमजोर रह गई आपकी। अगली पंक्ति पे अवसर देता हूं, इधर के लोगों का भी मन मांगता हूं कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारम बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। भाई वाह 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 वाह। अब देखना तालियां बजती कैसी। क्या बात। फिर मैं मन मांगता हूं आपका कि भारत श्वेत कपोतों से ही कश्ती खेता आया है। बारंबार पड़ोसी हमको धोखे देता आया है। शांति शांत के चक्कर में हम बहुत दिनों तक चले गए। कोट के ऊपर लाल गुलाबों वाले दिन अब चले गए। अंदर जितनी चीख दबी थी उतना हमने चीख लिया। दुश्मन को उसकी भाषा में उत्तर देना सीख लिया। इस नापाक पड़ोसी के घर तोड़ के हम दीवार गए। पुलवामा का बदला लेने बेटे सीमा पार गए। भारत भू का नक्शा पूरा करने की तैयार, तालियां उधार मत रखना, भारत भू का नक्शा पूरा करने की तैयारी है। 370 हटा दिया, अब पीओके की बारी है। 370 हटा दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पीओके हटाना नहीं, पीओके को मिला लेना। बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं और एक रचना विशेष से जोड़ता हूं। स्वागत है, बहुत अच्छा। मैं शब्दों के माध्यम से आपको अपने इस प्यारे भारतवर्ष की यात्रा कराना चाहता हूं। आपका अति विशेष मन मांगता हूं। स्वागत है, बिना वाह, किसी भूमिका। वाह। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कहानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, ब्रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दीवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलियानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वुजू में आओ हम सब भारत घूमे। इसकी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अच्छी कविता पर आपने अच्छा मन दिया, आभार व्यक्त करता हूं। और अगला एक विशेष बंद आप सभी प्रबुद्ध जन को समर्पित
समर्पित बहुत करता हूं। अच्छा। मंच का विशेष आशीर्वाद स्वागत है भाई निर्भीक। कि घूमे खुसरो की मुकरी तक, वाह। घूमे 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 खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चित चोरी तक, दोहे साखी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावट तक चले, जायसी चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले, कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीराबाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रहीमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीख तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौ बेला तक, वज्रदूत से जिज्ञासा तक, सचिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरथी से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी वध तक, विंध्य हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल सिंह के गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगाधि तक, चले राम की चल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंद बंद में बधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे, आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रच को चूमे, आओ अपना भारत घूमे, इसकी पावन रच को चूमे, घूमे केसर की घाटी तक। इस कविता का अंतिम बंद आपके बीच रखता हूं और दो निवेदन करता हूं। पहला यह कि थोड़ी देर आप अपने मन में अपने देश का पावन मानचित्र रखिए और पूरे भारतवर्ष की यात्रा आप शब्दों के माध्यम से मेरे साथ कीजिए। दूसरा निवेदन यह है, इस बंद के अंत में एक महान व्यक्तित्व का नाम आएगा। आज वो आत्मा जहां कहीं भी जन्नत में आराम कर रही हो, आज उनके चाहने वाले उन्हें अपनी तालियों से सूचित करें कि आपके योगदान को आपका देश आज भी कितना याद करता है। पिछले दिनों ये बंद देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां दीदी ने प्रतिनिधित्व किया है, संसद भवन में भारत के पढ़ा गया। आज मैं आपके बीच रखता हूं, आपका विशेष मन मांगता हूं। क्या बात है, स्वागत है भाई निर्भीक। वाह कि घूमे केसर की घाटी तक, घूमे घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिड्ढा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राजमगध तक, फगुआ कजरी से मल्हार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदर वन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उज्जैन महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम भेटका चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीरभूमि हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की डगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेग चाल तक, वीर शिवा के दिव्य बाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तनमन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में घूमे, इसकी पावन रच को चूमे। आओ, अपना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री। तुम कुछ मत करो, अब सब ठीक है। एक बार निर्भीक के लिए और तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छे। देखिए, आज हम रीता दी, जीजा जी और सब लोग, आज हम लोग सिर्फ अपना वो क्या कहते हैं वानगी दे रहे हैं। अगले वर्ष हमें थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा, जिससे कवि सम्मेलन का एक अद्भुत मज़ा होता है। 1-1.5 घंटे बाद तो कवि सम्मेलन परवान चढ़ता है, यहाँ हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है। बिल्कुल इसी तरह से कि बस चुनाव लड़े और जमानत जब्त, कुछ इस तरह का होना है। लेकिन आइए हम आगे बढ़ते हैं। वीर रस के कवियों का असर बहुत होता है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ हाथ तक नहीं बोला है और भगवान कसम झूठ नहीं बोला है। जब हमारी रीता दीदी बैठी हो तो हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, वो नहीं कह रहा हूँ। इतनी प्यारी हैं वो। मैं बताऊँ कि पूरन सिंह जी ने हमें फ़ोन किया, दीदी भगवान कसम सच बता रहा हूँ, पूरन सिंह जी ने, जीना जी ने मुझे फ़ोन किया कि कवि सम्मेलन होना है। बोले सर्वेश जी कितने पैसे लगेंगे? हमने एक अमाउंट बताया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोई हमसे संपर्क नहीं किया। अचानक रीता दीदी का फ़ोन आया कि सर्वेश तुमको कवि सम्मेलन कराना है उत्तराखंड महोत्सव में। हम समझ गए कि इन्होंने रामबाण चला दिया है, अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है।
लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतने पवित्र काम के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। एक बार रीता दी जीजा जी के लिए तालियां बजाइए आप, और इसको बनाए रखिए। आजकल कवि सम्मेलन बहुत कम होते जा रहे हैं। लोगों को पश्चिमी नृत्य, मोबाइल पर सर्फिंग करना, रील्स देखना, ये पसंद होता जा रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आप बच्चों को साहित्य से नहीं जोड़ेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, बच्चों का चरित्र नहीं बना पाएंगे, उनको देश प्रेम नहीं सिखा पाएंगे आप, उनको रिश्तों के बारे में नहीं पता चल पाएगा। ये कविताएं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड ने बहुत बड़े साहित्यकार दिए। पंत जी को दिया उन्होंने, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने गौरा पंत शिवानी को दिया हमें, जिनको पढ़ कर के हम लोग हिंदी की शब्दावली सीखे हैं। तो हिंदी की जो प्रांजल भाषा है वो उत्तराखंड की देवभूमि से ही गंगा की तरह निकलकर पूरे देश में आई है। तो हम तो ऋणी हैं बहुत उत्तराखंड के साहित्य के। आइए हम आगे बढ़ते हैं और नारायण पाठक जी को बुलाते हैं। वो मंच पर हैं, मैंने उनको पहले सुना नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ये बता रहा है कि वो एक श्रेष्ठ कवि होंगे। वो कुछ बचपन से संबंधित अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय नारायण पाठक जी को आमंत्रित। धन्यवाद आदरणीय अस्थाना जी। भले ही आपने मुझे न सुना हो, लेकिन हम आपको हमेशा सुनते आए हैं। अरे वाह। गरिमा मैं मंच को प्रणाम करता हूं और यहाँ पर सभी सुधीजनों को, गुणीजनों को यथायोग्य अभिवादन प्रेषित करता हूं। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि एक माँ की स्मृति में आज ये कवि सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। एक 90 वर्षीय नाट्यशास्त्री हैं श्री उमानंद नैथानी जी, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा व्यवहार है। एक दिन मैंने मजाक में उनसे पूछा कि नैथानी जी, आपको अगर भगवान मिल जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगेंगे? उन्होंने फट से उत्तर दिया, मैं बचपन मांगूंगा। क्या मांगूंगा? बचपन। अच्छा। बिल्कुल बचपन। हाँ। कि मेरा बचपन अगर पुनः भगवान दे दें, लौटा दें, तो मैं बचपन में जाना चाहूँगा। अच्छा। वहीं से मेरी इस रचना का जन्म हुआ है और माँ के चरणों में ये रचना आपको समर्पित कर रहा हूँ। हमको तो एक बार भगवान हम ही को मिल गए, हमसे बोले कोई मन्नत मांग लो। हमने कहा भगवान हमको कुंवारा कर दो। बोले अबे हमने मन्नत मांगने कहा है, जन्नत मांगने नहीं कहा है। तो ये रचना मैं आपको आपके बचपन में ले जा रहा हूँ। आप 60 के हों, 70 में हों, या 52 में या 55 में हों, लेकिन मैं आपको सीधे बचपन में ले जा रहा हूँ। चलिए, स्वागत है सर। लौटा दे कोई फिर से मुझको, लौटा दे कोई फिर से मुझको, बचपन के वो 4 दिन। गुल्ली डंडा कंचा फिर की मस्ती के 2-4 दिन। गुल्ली डंडा कंचा फिर की मस्ती के 2-4 दिन। माँ की अंगुली थाम के चलना, माँ की अंगुली थाम के चलना, गिरते गिरते उठते रहना, पल में हंसना पल में रोना, अपनी बातें मना के रहना। पल में हंसना पल में रोना, अपनी बातें मना के रहना। माँ के आंचल में छिप करके, माँ के आंचल में छिप करके, हरसाने के 4 दिन। गुल्ली डंडा कंचा फिर की मस्ती के 2-4 दिन। दादी की वो कथा कहानी, दादाजी की बात सयानी, दादी की वो कथा कहानी, दादी जी की बात सयानी। माँ की लोरी सुनते जाना और पिता की अंगुली थामी। परी कथाएं सुन सपनों में, परी कथाएं सुन सपनों में, उड़ जाने के 4 दिन। गुल्ली डंडा कंचा फिर की मस्ती के 2-4 दिन। दिन भर घर से बाहर रहना, दिन भर घर से बाहर रहना, जल्दी जल्दी खाना पीना,
लकड़ी गत्ते के टुकड़ों का महल बना के बैठे रहना, लकड़ी गत्ते के टुकड़ों का महल बना के बैठे रहना। गुड्डे गुड़ियों की शादी में, गुड्डे गुड़ियों की शादी में खुश रहने के 4 दिन, गुल्ली डंडा कंचा फिरकी मस्ती के 2-4 दिन। चोर पुलिस का झगड़ा होना, बात बात पे रोना धोना, चोर पुलिस का झगड़ा होना, बात बात पे रोना धोना, हल्ला गुल्ला धक्का मुक्की बचे न घर का कोई कोना, हल्ला गुल्ला धक्का मुक्की बचे न घर का कोई कोना। बात बात में भाई बहन से, बात बात में भाई बहन से लड़ जाने के 4 दिन, गुल्ली डंडा कंचा फिरकी मस्ती के 2-4 दिन। घिरते देख घटा सावन की छिपके घर से बाहर जाना, घिरते देख घटा सावन की घर से छिपकर बाहर जाना, सुंदर नाव बना कागज की बरसा जल में उसे चलाना, सुंदर नाव बना कागज की बरसा जल में उसे चलाना। भीगे कपड़े भीगा तन मन, भीगे कपड़े भीगा तन मन, सावन के वो 4 दिन, गुल्ली डंडा कंचा फिरकी मस्ती के 2-4 दिन। अंतिम पंक्तियां हैं। खेल खिलौने सखा सहेली घर से निकली बना के टोली, खेल खिलौने सखा सहेली बनकर निकली घर से टोली, घर आंगन में धूम मचाकर अपने अपने घर को लौटी, घर आंगन में धूम मचाकर अपने अपने घर को लौटी। अंतिम पंक्तियां भूल रहा हूँ, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, क्षमा चाहूँगा। हम तो पहली पंक्ति भूल गए थे एक बार। गली मोहल्ला हल्ला गुल्ला, गली मोहल्ला हल्ला गुल्ला, बस्ती के वो 4 दिन, गुल्ली डंडा कंचा फिरकी मस्ती के 2-4 दिन, गुल्ली डंडा कंचा फिरकी मस्ती के 2-4 दिन। लौटा दे कोई फिर से मुझको, लौटा दे कोई फिर से मुझको बचपन के वो 4 दिन, गुल्ली डंडा कंचा फिरकी मस्ती के 2-4 दिन, मस्ती के 2-4 दिन। धन्यवाद। नारायण पाठक जी का स्वर भी अद्भुत है और शब्द संयोजन भी अद्भुत है। हम बहुत दंग हैं इनको सुनकर कि अभी तक हमको ये मिले क्यों नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हम तो अच्छी तलाश में ही रहते हैं। सर बहुत अच्छा लगा हमें, उत्तराखंड महोत्सव का धन्यवाद कि आप मुझे मिले। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की थी, वंदना विशेष, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपना छोटा सा काव्य पाठ यहाँ पर आकर करें और आप लोग जोरदार तालियों से अब उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कीजिए। पुनः माँ शारदा समृद्ध मंच और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कविता पाठ का आदेश हुआ है। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अपने दिल के सारे उद्गार को कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो सुनिएगा, सुनिएगा दीदी। स्वागत। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हो साधिका शबरी तो प्रभु श्री राम मिलते हैं, अगर हो साधिका शबरी तो प्रभु श्री राम मिलते हैं, लगन हो राधिका जैसी तो फिर घनश्याम मिलते हैं, लगन हो राधिका जैसी तो फिर घनश्याम मिलते हैं। नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमाने में, नहीं माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता जमाने में, करो माँ बाप की सेवा
तो चारों धाम में मिलते हैं। करो माँ बाप की सेवा तो चारों धाम में मिलते हैं। बहुत आभार। और 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहती हूँ कि इस धरा को हम धाम कैसे बना सकते। सुनिएगा। क्या बात है। बढ़े यश कीर्ति जिससे वही शुभ काम करना है। बढ़े यश कीर्ति जिससे वही शुभ काम करना है। हमें माँ भारती का जग में ऊंचा नाम करना है। हमें माँ भारती का जग में ऊंचा नाम करना है। समर्पण सत्य सेवा और सच्चाई को अपना कर। समर्पण सत्य सेवा और सच्चाई को अपना कर हमें सद्मार्ग पे चलकर धरा को धाम करना है। हमें सद्मार्ग पे चलकर धरा को धाम करना है। और 4 पंक्तियां उत्तराखंड महोत्सव से जुड़े हुए मैं उन सभी लोगों के नाम पढ़ना चाहती हूँ जिनके प्रयास के कारण हम सब यहाँ पर हैं और ये जो भव्यता देख रहे हैं। उन पंक्तियों से मैं आपके परिश्रम को प्रणाम करना चाहती हूँ। सुनिएगा। बहुत अच्छे। वाह वाह। सुनिएगा। वाह। खिजावों के भी मौसम में चमन में फूल खिलते हैं। खिजावों के भी मौसम में चमन में फूल खिलते हैं। समुंदर का करो मंथन तो फिर मोती निकलते हैं। समुंदर का करो मंथन तो फिर मोती निकलते हैं। लकीरें हाथ की हमको कभी कुछ दे नहीं सकती। लकीरें हाथ की हमको कभी कुछ दे नहीं सकती। अगर हो साधना सच्ची सुखद परिणाम मिलते हैं। अगर हो साधना सच्ची सुखद परिणाम मिलते हैं। बहुत आभार। और अब कुछ पंक्तियां मैं श्रृंगार रस की निवेदित करना चाहती हूँ। सुनिएगा दीदी। मेरी पीड़ा क्या है, हो सकता है आपकी भी वही पीड़ा हो। सुनिएगा। पहले जैसी अब सौगात नहीं होती। पहले जैसी अब सौगात नहीं होती। चांद सितारों वाली रात नहीं होती। मजबूरी का आलम हमसे मत पूछो। मजबूरी का आलम हमसे मत पूछो। नंबर है पर उनसे बात नहीं होती। वाह। तो इसमें दीदी को क्यों घसीट रहे हो बीच में? मुझे लगता है दीदी के तो बगल में बैठे हुए। बहुत आभार। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि आप लोग जो ये किश्तों में तालियां बजा रहे हैं इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। सुनिएगा। हाँ, किश्तों में तालियां। मेरे मासूम से दिल के सभी अरमान ले लेगी। मेरे मासूम से दिल के सभी अरमान ले लेगी। मेरे होठों की सारी ये मधुर मुस्कान ले लेगी। मेरे होठों की सारी ये मधुर मुस्कान ले लेगी। बड़ी मुश्किल से इस दिल को संभाला आज तक मैंने। बड़ी मुश्किल से इस दिल को संभाला आज तक मैंने। पहना दीजिए। वाह। बहुत आभार। बहुत आभार। बहुत आभार। सुनिएगा। बड़ी मुश्किल से इस दिल को संभाला आज तक मैंने। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। बहुत आभार। बहुत आभार। और 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। अच्छा। नजर में रखना और नजर रखना। सुनिएगा। क्या बात है। नजर में रखना। नजर रखने से अच्छा था नजर में रख लिया होता। नजर रखने से अच्छा था
नजर में रख लिया होता, मुझे तुमने दुआओं के असर में रख लिया होता, मुझे तुमने दुआओं के असर में रख लिया होता, किया होता अगर झूठा ही वादा प्यार में हमसे, किया होता अगर झूठा ही वादा प्यार में हमसे, कसम से आपको हमने जिगर में रख लिया होता, कसम से आपको हमने जिगर में रख लिया होता। बहुत आभार। और सर 4 पंक्तियां पढ़कर एक गीत का एक बंद। गीत पढ़ दो, चलो। हाँ, 4 पंक्तियां पढ़ के सुनिएगा हाँ। कि हम सभी को क्या बनाकर रखना है और क्या बहुत जरूरी है। सुनिएगा, जीवन का आधार बनाए रखना है, जीवन का आधार बनाए रखना है, घर आंगन गुलजार बनाए रखना है, सारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, सारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी, रिश्तों में बस प्यार बनाए रखना है। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। और एक गीत का एक बंद निवेदित करना चाहती हूँ, मैं अपने भाव आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। अगर लगे कि हिंदुस्तानी महिला का यही प्यार होता है तो आप सभी का समर्थन मिले। सुनिएगा, सुनिएगा दीदी। मेरे दिल की हर धड़कन पर साजन है अधिकार तेरा, एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर साजन है अधिकार तेरा, एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर, मेरे दिल की हर धड़कन पर। और मैं क्या कामना करती सुनिएगा। सोने जैसे दिन हो अपने और चांदी सी रातें हो, अपने घर आंगन में हरदम नेह भरी बरसाते हो। सोने जैसे दिन हो अपने और चांदी सी रातें हो, अपने घर आंगन में हरदम नेह भरी बरसाते हो। जीवन का हर सुख दुख हमको साजन मिलकर सहना है, तुझको मैंने बना लिया अपने जीवन का गहना है। इस दुनिया में सबसे प्यारा, इस दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे प्यारा इस दुनिया में प्रियतम है घर द्वार तेरा। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर, मेरे दिल की हर धड़कन पर साजन है अधिकार तेरा। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है प्यार तेरा। मेरे दिल की हर धड़कन पर। बहुत आभार, शीश झुकाकर प्रणाम, बहुत आभार। बहुत बढ़िया। जब वंदना विशेष से सुना रही थी कि मेरे दिल की धड़कन पर है बस अधिकार तेरा, तो वो लोग खूब ताली बजा रहे थे जो भाभी जी को साथ में नहीं लाए हैं। और जो लोग दोनों लोग एक साथ आए हैं उनमें किसी की हिम्मत नहीं थी ताली बजाए। ये भी होता है, खैर बहुत अच्छा। लेकिन वंदना ने बहुत प्यारा गीत पढ़ा, एक बार और तालियां बजाते हैं, सम्मान की तालियां। कविता लिखना बहुत आसान है, कठिन है कविता। कविता को प्रस्तुत करना उससे भी कठिन काम है, और लेकिन कविता को अच्छे से सुनना दीदी सबसे कठिन काम है। हम लोग अपने जीवन का कठिन काम कर रहे हैं, आप हमसे भी कठिन काम कर रहे हैं। नहीं तो आप चाहते तो चले जाते, कौन आपको रोक सकता था। लेकिन हमको मालूम है कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है,
आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, तो इससे अच्छा कविता ही सुन लेते हैं और कुछ नहीं। आइए अब एक ऐसे व्यंग्यकार को बुलाता हूँ जिनसे हम लोगों ने मंच पर, जो हम हों चाहे गजेंद्र हो चाहे निर्भीक हो, हम लोगों ने उनसे व्यंग्य की बारीकियाँ सीखी हैं। भाई मुकुल महान, उनके बहुत व्यंग्य कॉलम्स छपते हैं, मंच के बड़े कवि हैं, संचालक भी हैं मंच के। मैं उनसे कह रहा था कि आप ही संचालन कर दो, आप हमसे सीनियर हैं। बोले नहीं, हम इसलिए संचालन नहीं करेंगे कि यहाँ सब लोग तुम्हारे परिचित हैं, तुम्हारा कार्यक्रम है, इसलिए तुम संचालन करो। तो मैं उनके इस त्याग के लिए भी आपसे तालियां चाहता हूँ। आमतौर पर कौन संचालन छोड़ना चाहता है। मैं उनके लिए 2 पंक्तियाँ पढ़ूंगा, आप उनका चेहरा देखिए और उनके बगल में बैठी हुई वंदना विशेष को देखिए। आपको बिल्कुल यही लग रहा होगा वंदना और मुकुल जी को देख के कि लक्ष्मी जी ने अपने वाहन को अपने साथ बिठा लिया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है मुकुल भाई को देख के, इधर देख के बिल्कुल लग रहा है। और उनके बगल में जो हमारे गजेंद्र प्रियांशु बैठे, देखिए बिल्कुल वीर सावरकर जैसे लग रहे हैं, एकदम वीर सावरकर लग रहे हैं। आइए मुकुल भाई को आमंत्रित करता हूँ। एक बार बीमार पड़े, मैं पंक्तियाँ नहीं, एक घटना बताता हूँ। ये बीमार पड़े, मैं बाय द वे उसी दिन इनके घर गया, तो भाभी ने कहा, हमने कहा मुकुल भाई कहाँ? दीदी भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला झूठ। हम गए इनके घर तो भाभी ने बताया कि बीमार हैं। हमने कहा हैं कहाँ? बोली बुखार है और छत पे लेटे हैं दोपहर में। हमने कहा बुखार है और दोपहर में छत पे लेटे हैं। हम ऊपर गए, ये देखा तखत पे लेटे हुए हैं, चिलचिलाती धूप 18 मई की, और ये देख रहे हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान में कौवे उड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं। हमने कहा मुकुल भाई यहाँ क्यों लेटे हो? बोले बुखार है। हमने कहा तो धूप तो बुखार में नुकसान करती है। बोले लेकिन मैं तो वो कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने लिखा है। अब बड़ी इंटेलेक्चुअल बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप समझ जाना तो बड़ी भयंकर तालियां बजाकर मुकुल भाई को आमंत्रित करना। हमने कहा तुम बुखार में लेटे हो धूप में, धूप नुकसान करती। बोले मैं वही कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने लिखा है। हमने कहा डॉक्टर ने क्या लिखा है पर्चे में? बोले डॉक्टर ने क्रोसिन लिखा है। ऊपर कौवे उड़ते हुए देख रहे थे। तो मैं ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूँ जो क्रोसिन देख करके भी ठीक हो जाते हैं। मेरे लिए माला आ रहा है इसलिए मैं खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। आइए मुकुल महान के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सम्मानपूर्ण तरीके से मुझे सर्वेश भाई ने बुलाया है। एक बार अच्छे से तालियां। इतना सम्मान यहीं मिल सकता है, किसी ज्ञानी पुरुष से मिल सकता है। और हमारे संचालक सर्वेश अस्थाना जी बड़े ज्ञानी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझको एक ज्ञान दे रहे थे। कहते मुकुल भाई तुम्हें पता है? हमने कहा क्या? कहने लगे लोहा लोहे को काटता है। हमने कहा पता है। पानी पानी काटता है। हमने कहा पता है। कहने लगे हीरा हीरे को काटता है। इतना कहना था कि इनको एक कुत्ता काट के भाग गया। बताइए। तो साहब आज संचालन उन्हीं के हाथ में है। अगर मैं उल्लू हूँ, वाहन हूँ लक्ष्मी जी का, तो हमारे साथ किसी एक देवता का भी वाहन होना चाहिए। चलिए बहुत कम समय है। वंदना जी के बाद मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत शुरू से, मुझे पढ़ास बहुत तेज लगी थी। अच्छा। मैंने कहा मुझे जल्दी पढ़ा दो, लेकिन कर्नल का अच्छा ओपनिंग में पढ़ा देंगे। फिर नहीं पढ़ाया। अभय सिंह निर्भीक ने पढ़ा, फिर नारायण पाठक जी ने पढ़ा, फिर वंदना जी को बुला दिया। तो मैंने इन पर 4 पंक्तियाँ यहीं मंच पर बैठे बैठे लिखी हैं सर्वेश जी पर। देखिएगा, इनको पंक्तियाँ मेरी हैं कि इतना पावरफुल चश्मा है, इतना पावरफुल चश्मा है, फिर भी साफ नहीं दिखता है। इन्हें मल्लिका दिख जाते पर जय की श्राफ नहीं दिखता है। अरे जय की श्राप देख ले तो गोमती में डूब मरे। अगर ये माइक ठीक करो यार, कैसा है ये? अच्छा। हाँ। अपने माइक के लिए कह रहे हैं। मैं भाई साहब को बहुत प्रणाम करता हूँ। माले के थोक विक्रेता हैं, माला पहनाने के विक्रेता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर है। और इतने बढ़िया तरीके से खुशमिजाजी से माला पहनाने आते हैं
कि लगता है सर्वे जी को पहनाया, लगता पूरे मंच को पहना दिया। एक बार आपके लिए अच्छे से तालियां होनी चाहिए, इतनी यही खुशमिजाजी चाहिए। मैं उल्लू की बात करी थी तो मैं उल्लू से ही प्रारंभ करता हूँ। बिल्कुल, अपनी बात से शुरू करो। हाँ, देखिएगा इनको, कविता हमारी है। हाँ रात का वक्त है, रात में उल्लू जागते हैं। हाँ नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। उल्लू का रंग काला होता है। हाँ, और उल्लू बीच बीच में बोलता भी है। वाह मुकुल भाई, जिंदाबाद। एक बार दीदी अखबार में पढ़ा था कि उल्लू को लकवा मार गया। हाँ लकवा को हिंदी में पैरालिसिस कहते हैं। बिल्कुल, हिंदी में। लकवा थोड़ा कठिन शब्द है। आजकल के जनरेशन को पैरालिसिस कह दो तो जान जाते कोई टेढ़ा मेढ़ा रोग होता है। अब उस उल्लू का क्या हुआ अखबार ने दूसरे दिन नहीं बताया, तो मैंने ढूंढा कि उस उल्लू का क्या हुआ। एक छोटी सी छड़िका आपके सामने रखता हूँ। स्वागत है, बहुत जरा अच्छा। 4-5 तालियां बजा दीजिए तो मजा आ जाए। एक भारतीय उल्लू को ध्यान में रखिएगा, उल्लू भारतीय है और उल्लू भारत में ही पाए जाते हैं, विदेशों में आउल होते हैं। अच्छा। तो एक भारतीय उल्लू को लकवा मार गया, टेढ़ा होते होते यमलोक सिधार गया। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया। अकाउंट सेक्शन सबके पाप पुण्य लिखे रहते हैं। यमराज ने उल्लू का खाता उठाया, काफी देर तक जोड़ा घटाया, फिर यमदूतों को आवाज लगाई, ये गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? नहीं, आपको नहीं कह रहा, अंगूठा तो हमारे। यह गलत उल्लू कहाँ से उठा लाए भाई? फौरन इसका लकवा हटाओ, हाँ। सीधा करके इसे वापस इंडिया पहुंचाओ। यमदूत बोले हुजूर लकवा तो हट जाएगा, पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। वाह, कोई काम होते होते होता है ना, टेढ़ापन। पर टेढ़ापन तो जाते जाते जाएगा। ये सुनकर उल्लू बोला हुजूर चिंता मत कीजिए, मुझे तो बस जाने की आज्ञा दीजिए। अरे माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, माना हमारा देश ओलंपिक में फेल है, हाँ। पर उल्लू सीधा करना हमारे यहाँ बाएं हाथ का खेल है। आय हाय, आय हाय, वाह 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 वाह। तो हम लोग इसी तरह उल्लू सीधा करते हैं। तो एक फाइनल कविता हाँ। जो सर्वेश भाई ने कही थी, एक हास्य और व्यंग दोनों है इसमें। जी। एक सरकारी अस्पताल का दृश्य है। अद्भुत कविता मुकुल भाई के। हमने निवेदन किया है कि आज इस कविता को सुनाए, फिर अगले साल अन्य कविताओं के साथ हम आपके साथ ये जुड़ेंगे। कविता चूंकि यहाँ सुना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सक्षम लोग बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। यहाँ ये कविता इसीलिए सुना रहा हूँ। एक सरकारी अस्पताल का दृश्य है। बहुत बढ़िया। सरकार सरकारी अस्पताल के लिए बहुत कुछ करती है, अस्पतालों के लिए बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है। इधर हमने देखा कि सरकारी अस्पताल में पर्चा 1 रुपए का कर दिया। जब पर्चा 1 रुपए का हो गया तो साइकिल स्टैंड वाले ने 1 रुपए का टोकन 10 रुपए का कर दिया। बैलेंस शीट बराबर हो जाती है। तब मैं कहना चाहता हूँ, दृश्य काव्य है। अच्छा, वो कुछ लेकर के आए हैं। अच्छा। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, दृश्य है। हम एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हो गए, हाँ। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। क्या बात है। जनरल वार्ड के बेड नंबर 4 में फिट हो गए। हमने बेड नंबर 3 वाले से जिज्ञासा जताई, तुम यहाँ कब से एडमिट हो भाई? हाँ। ये सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। बहुत बढ़िया जगह होते सरकारी अस्पताल। बहुत मजेदार कविता है। और ये सरकारी अस्पताल चूंकि उत्तर प्रदेश में सुना रहा हूँ, तो यह पश्चिम बंगाल का सरकारी अस्पताल है, अच्छा, उत्तर प्रदेश का नहीं है। डर काहे रहे हो? ये सुनकर बेड नंबर 3 वाला मुस्कुराया, बोला मैं पैदा होने के बाद डिस्चार्ज ही कहाँ हो पाया। हमने कहा कमाल है। बोला क्यों, तुम्हें पता नहीं है सरकारी अस्पताल है? वाह। बोला क्यों तुम्हें पता नहीं है सरकारी अस्पताल है? इतना सुनकर मैं तो सिर्फ डर गया, लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अरे आय 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 आय। लेकिन हमारी वार्तालाप सुनकर बेड नंबर 2 वाला दहशत में मर गया। अब तो हम और भी ज़्यादा भयग्रस्त हो गए, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए।
कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। दृश्य देखिएगा, कंबल ओढ़कर हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त हो गए। इतने में अस्पताल का वार्ड बॉय आया, मुझे एक स्ट्रेचर पर लिटाया। मैंने कहा मित्र हमें कहाँ ले जाना है? बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। बोला चुप रहो, तुम्हारा पोस्टमार्टम करवाना है। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। मैंने उछल कर जिंदा होने का सबूत पेश किया। इस पर वार्ड बॉय ने मेरी तरफ फेस किया। बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? बोला आदमी हो कि दरिंदा हो? सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बोला आदमी हो कि दरिंदा हो, सरकारी अस्पताल में अभी तक जिंदा हो। हमारी आत्मा सरकारी तंत्र में भटक रही थी। इतने में हमने देखा बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। अच्छा, वाह। बेड नंबर 5 के कंबल से एक छोटी सी पूंछ लटक रही थी। हम जिज्ञासा का एवरेस्ट चढ़ गए। अपने बेड से उतरकर बेड नंबर 5 तक बढ़ गए। हमने बेड नंबर 5 का कंबल धीमे से हटाया। अंदर लेटा हुआ कुत्ता, सर्वेश भाई, कुत्ता तुम्हें नहीं कह रहे, अंदर लेटा हुआ कुत्ता वो तो हम ही है। अंदर लेटा हुआ कुत्ता हमें देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अर्थपूर्ण ढंग का मतलब होता है दैट वाज वेरी मीनिंगफुल स्माइल। दैट वाज हमें देखकर कुत्ता अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसकी व्यंग भरी मुस्कुराहट ने हमें जता दिया कि यहाँ भी सताने आ गए। किसने पता बता दिया? वाह, बहुत अच्छे। यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया? अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। अब दृश्य दिमाग में रखिएगा कि मैं बेड नंबर 5 के कंबल के अंदर झांक रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि वार्ड में मेरे पीछे क्या हो रहा है। अब तो हमारी आत्मा हिचकोले खाने लगी। तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। अरे, तभी पीछे से एक नर्स मेरे इंजेक्शन लगाने लगी। मैंने कहा क्या कर रही हैं सिस्टर? नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं हैं मिस्टर। वाह, तो भौंक देते। नर्स बोली कुत्ते बोलते नहीं मिस्टर। मैं वहां से भागा। नर्स बोली बच गया अभागा। बाय द वे सुई इसे ही लग जाती तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाती? वाह, अद्भुत है भाई, वाह 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 वाह, क्या व्यंग्य है, क्या व्यंग्य है। वाह, बाय द वे सुई से ही लग जाती तो इतनी रात में अपने टॉमी के लिए दूसरा इंजेक्शन कहाँ से लाती? मैं वापस अपने बेड में धंस गया। मन बोला मुकुल महान तू यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। मन बोला मुकुल महान तू यहाँ से भाग ले वरना फंस गया। मैंने ताम झाम समेटा, सड़क पर आ गया। मुझे लगा जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। मुझे लगा जैसे कोई नई जिंदगी पा गया। मैं सड़क पर खड़ा खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था। अच्छा, अपने देश में चाहे जितनी मुसीबत में आदमी हो, उज्जवल भविष्य के बारे में जरूर सोचता है। सही बात है। मैं सड़क पर खड़ा खड़ा अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहा था और इधर एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पहुंच रहा था। वाह, अब व्यंग्य आएगा। वाह, एक समझदार रिक्शा वाला मुझे नर्सिंग होम चलने के लिए पहुंच रहा था। हमने रिक्शे वाले से कहा मित्र सही फरमाते हो, लेकिन किसे कहाँ जाना है यह बिना बताए कैसे जान जाते हो? लेकिन मैंने नहीं पूछा था कि रिक्शा वाले कहाँ चलना है, कुछ नहीं। तब देखिएगा बिना बताए कैसे जान जाते हो? रिक्शे वाला बोला बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से आ रही है। किसी तरह। रिक्शे वाला बोला बाबूजी आपके चेहरे की दहशत बता रही है कि सवारी जिंदा बचकर सरकारी अस्पताल से ही आ रही है और सरकारी अस्पताल में जिंदा बचे लोग नर्सिंग होम ही जाते हैं। यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े लोग नर्सिंग होम में ही इलाज करवाते हैं। मैंने कहा मित्र तुम्हारा कहना सही है, पर देश का हर आदमी किसी बड़े आदमी की हैसियत का नहीं है। पर देश का हर आदमी किसी बड़े आदमी की हैसियत का नहीं है, क्योंकि इस देश का गरीब आज भी किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है। वाह, बहुत अच्छी पंक्तियाँ, बहुत अच्छी पंक्तियाँ। इस देश का गरीब आज भी किस्मत की डायलिसिस पर उम्मीद के सहारे चलता है।
उसे बचाने के लिए किसी भी योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता है, और उसे बचाने के लिए किसी भी योजना से कभी कोई डॉक्टर नहीं उतरता है। और इस देश के गरीब अपनी गरीबी का इसी तरह प्रायश्चित करते रहते हैं कि वो किसी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में 1 रुपए के पर्चे पर चुपचाप मरते रहते हैं, चुपचाप मरते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल भाई ने भी बहुत वाह, बताइए, ये होता है मैनेजमेंट, रखे रहो क्या पता ना ही खर्च करनी पड़े। इसको कहते हैं। बहुत अच्छा। एक बार मैं कवि सम्मेलन में गया, दीदी एक कवि सम्मेलन में गया, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ, नहीं, मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ मैं भावी नेता हूं, जो मिले कब्जे में करो। आइए, तो वो अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वो मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प दे करके सम्मानित करें। तो अध्यक्ष महोदय ने एक फूल मुख्य अतिथि को दिया। फिर संचालक बोला, अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि उसी पुष्प से कवि सम्मेलन के अध्यक्ष को सम्मानित करें। फिर कवि सम्मेलन के अध्यक्ष से निवेदन करता हूं इनको करें, फिर उनसे कहता हूं कि उसी पुष्प से उनको करें। अंत में वो फूल मुझे मिला कि अब मैं निवेदन करता हूं कि उसी पुष्प से सर्वेश अस्थाना का सम्मान किया जाए, और फिर मेरा सम्मान हुआ। फिर संचालक बोला, अब मैं सर्वेश अस्थाना जी से निवेदन करता हूं कि ये पुष्प हमारे अध्यक्ष महोदय को वापस भेंट कर दें, क्योंकि अगले साल हम इसी से फिर सम्मान करेंगे। तो ये मस्ती होती है, यही आनंद होता है। ये सब बहुत देर तक होना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय कम। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं गजेंद्र प्रियांशु को। इस समय हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है उसमें सबसे वायरल, सबसे प्यारे और सबसे सुमधुर जो 2-3 लोग निकल करके आए नई पीढ़ी में, उसमें प्रिय गजेंद्र प्रियांशु हैं। उनकी डेट आज खाली नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि रीता दीदी का मेरे पास फ़ोन आया है, इसलिए तुमको चलना है। अच्छा, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के हम लोग वास्तव में बहुत प्रशंसक हैं, इसलिए नहीं कि वो एक राजनेता हैं, इसलिए भी नहीं कि वो एक प्रोफेसर हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग जिस घर में होते हैं प्रोफेसर ही बनते हैं। इसलिए हम लोग प्रशंसक हैं कि वो बहुत मृदु भाषिणी, बहुत अच्छे नेचर की और सबको प्यार करने वाली माँ समान बड़ी बहन लगती हैं, इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश का लाडला कवि, मैडम आप लोग आधे घंटे और रुक जाइए, 15 मिनट और रुक जाइए, 15 मिनट बस। अच्छा, आ रहे हैं, आने के लिए जा रहे हैं। चलिए, मैं आमंत्रित करता हूँ प्रिय गजेंद्र प्रियांशु को, जोरदार तालियों के बीच हमारे। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आदरणीय रीता दीदी और जीजा जी बैठे हैं, उनका भी अभिवादन करता हूँ। आप सबने खूब कवि सम्मेलन सुना, आनंद लिया। हमारे कैलाश सिंह जी वंदना जी की कविताओं पर बहुत उछल उछल के ताली बजा रहे थे, लेकिन ये वंदना जी लगभग अक्सर हर जगह कवि सम्मेलन ऐसे ही पढ़ती हैं और हर जगह लोग ऐसे ताली बजाते हैं। अगर आपको कोई भ्रम हुआ हो तो मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूं। तो आप देखिए है क्या, अब हमारा इसमें कोई दोष नहीं, हम भी चाहते थे कि हमारी भी कविता अच्छी सुनी जाए उस समय, और लेकिन सब लोग डूबे हुए थे। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है। अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है। लगी हो सेंध दीवारों में, ताले की खता क्या है। और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पीकर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। वाह, हाय हाय। वही आप बहुत अच्छा, देखो हम देखो बता रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, आपने अच्छा सुना।
लेकिन आपके पास कुछ माइक है नहीं, भाई साहब के पास भी कुछ नहीं कि वो कह सकें, तो मैं आपकी तरफ से उनको 4 पंक्तियां समर्पित कर देता हूं कि हम हैं अनाड़ी और प्यार की कठिन राह, दुनिया के दांव पेच हम नहीं जानते। हम हैं अनाड़ी और प्यार की कठिन राह, दुनिया के दांव पेच हम नहीं जानते। दिन को कहो जो रात, रात लगती है दिन, दिन को कहो जो रात, रात लगती है दिन, रात को कहो जो दिन, दिन हम मानते। स्याही को सफेदी करो या सफेदी स्याही, किंतु हम तो तुम्हारा एक रंग पहचानते, हम तो तुम्हारा एक रंग पहचानते। मेरे प्यार को भले कहो कि एक नाटक है, किंतु तेरा नाटक भी हम प्यार मानते, किंतु तेरा नाटक भी हम प्यार मानते। कि भोले भाले प्यार के पथिक हम गांव वाले, जानते नहीं है कौन अपना पराया है। उत्तराखंड तो वैसे ही बहुत सहज लोगों का स्थान है, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं कई बार मेरी यात्राएं हुई हैं उधर कवि सम्मेलनों के सिलसिले में। कि भोले भाले प्यार के पथिक हम गांव वाले, जानते नहीं है कौन अपना पराया है। चलते रहे सदैव राह जो दिखाई तूने, देखा ही नहीं कि कहाँ धूप कहाँ छाया है। जीवन फंसा हुआ है रूप जाल में तुम्हारे, रूप है कि रूप सी तुम्हारी कोई माया है। चांद मेरे घर आए तो लगे कि तुम आई, चांद मेरे घर आए तो लगे कि तुम आई, तुम घर आई तो लगा कि चांद आया है। हाय 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 हाय, क्या क्या श्रृंगार है, अद्भुत, वाह वाह वाह। हमारी भी एक पत्नी है, एक पत्नी मतलब अभी एक है, भविष्य किसने देखा है। आपको अपना पता हो तो पता हो, हमको नहीं हमारा पता है। तो हमारा पहली बार विवाह हुआ था तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप प्रेम के कवि हो तो हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो पहले के जो कवि होते थे उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे निकलती थी तो उनको गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, बाल में बादल दिखते थे, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में डैमेज जींस वाली नायिकाएं निकलती हैं। तो कवि को जो दिखता है कवि तो वही लिखेगा। सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप है उसका वर्णन करता हूं। मैंने कहा उससे कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। स्वागत। चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव गंधर्वों के सेनापति हैं। वो गंधर्व वहीं रहते थे, उत्तराखंड में ही रहते थे। तो कामदेव गंधर्वों के सेनापति थे। सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां आपके कम आ रही हैं, देखो। सही बात है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा साहित्य कह रहा है। कामदेव कहते हैं सृष्टि बड़ी सौंदर्यशाली है, इसका भोग करो। रामदेव कहते हैं कि भोग न करो, योग करो, क्योंकि भोग वो खुद करेंगे। कि चुनरी ध्वजासी, कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। और मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। मेरे दिल का, देखो कविता थोड़े शब्दों में भी हो जाती है। आप सब बहुत विद्वान हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन 10 शब्द में देखो कविता हो जाती है। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। चंचल नयन से
अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। हाय हाय, बहुत अच्छे। हाँ, हाँ, क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप। हाँ, बहुत अच्छा सुना। सौंदर्य को इस बात का गर्व होता है कि वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाँ, तो हमको भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि सौंदर्य चाहे अरबों का हो, खरबों का हो, लेकिन जब तक हमारी दो आंखें नहीं हैं तो सौंदर्य की क्या कीमत है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक। एक अभिनेत्री थी तो उसको किसी सेना के सिपाही ने थोड़ी देर देख लिया था, पिछले दिनों अखबार में आपने पढ़ा होगा। तो हाँ। उसने कहा कि इसने हमको घूरा, इसने हमको घूरा, इसने हमको घूरा। अखबार में छपा था, मैंने पढ़ा था। तो हमने कहा इसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? तो जब दोनों ने घूरा बिल्कुल सही बात है। जब दोनों ने घूरा तो हम अपराधी किस लिए? लेकिन हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं। तो हमने उससे कहा कि देखो ऐसा है, डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन छला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। वाह, तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, हाँ, तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे तो पास। दृष्टि मेरे पास है। लाओ माला पहन ले तो पढ़े रुको। हाँ, ये लखनवी नवाब को माला पहनाई गई है। हाँ, तुम्हारे पास रूप है हाँ, तो दृष्टि मेरे पास है। हाँ, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम नहीं है। ये देखो इतनी कवियत्रियां हुई। आज तक भैया आज तक किसी ने पुरुष की सुंदरता में एक पंक्ति तक नहीं लिखी कि टेढ़ी मेढ़ी भी लिख देती दीदी कि हमारा पति या हमारा प्रेमी, उसकी मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी ही लिख देती। कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, हम कवियों ने उल्टे सीधे थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। सही बात है, इसीलिए तो हाय हाय, ये हमारी सहृदयता। हाँ, मानता है। बाद में मोदी जी जब आए तो पहला उनका वाक्य था कि आत्मनिर्भर बनो। भाई आदमी कहीं से भी सीख सकता, सीखने को क्या। हमारे गांव में एक रामलाल है, तो उनके घर में डाकू घुस गए, तो उनकी पत्नी की गर्दन पकड़ी, कहा सोना कहाँ निकाल। तो उसने कहा कि हमको नहीं मालूम माई बाप। कहा क्या नाम है तेरा? तो उसने कहा हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो कहा अरे शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगा। क्या नाम है बूढ़े तेरा? तो बूढ़े ने कहा नाम तो हमारा रामलाल है, लेकिन गांव से प्यार से गांव वाले हमको शकुंतला देवी कहते हैं। तो आदमी कहीं से सीख सकता है। हाँ, 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 तो मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, तो हमने सोच लिया कि हम अपनी सुंदरता में खुद लिखेंगे कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, हाँ, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। हाँ, अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। बहुत अच्छा, क्या बात है। हाँ, अब देखो नारियां के विषय में कहते हैं, बहुत सारे लोग कहा करते हैं नारी का सम्मान किया करो गजेंद्र, हमसे सर्वेश जी कहते हैं। तो हम करते तो हैं। देखो नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, नवरात्रि का पूरा व्रत दे रखा नारियों को, पर हम पुरुषों को भी एक रात्रि दे दो। एक देवी रखी शिवरात्रि, तो उसमें धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। मतलब बस अधिकार की लड़ाई है कि दर्द हमने दिया है,
हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी यह अहल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। बहुत अच्छा, वाह वाह, हमको बुला दो, बहुत अच्छा। बप्पा जी, अच्छा, हम बहुत मंच की ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रोफेसर रीता जोशी जी का। उनकी ट्रेन है, उनको ट्रेन है तो जा रहे हैं, वरना तो मैंने देखा है कि आप सदैव पूरा कवि सम्मेलन सुन करके जाती हैं। खैर, अब कार्यक्रम समाप्ति पर है। मैं इसलिए यहाँ पर इस समय विशेष कर्मकांड के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए और फिर से मंच से जुड़ जाइए। आप लोग समझ चुके हैं जो अभी तक मंच का संचालन करते रहे हैं, और पूरे देश और विदेश में अधिकांश कवि सम्मेलनों का संचालन भाई सर्वेश अस्थाना करते हैं। बहुत अच्छे हास्य व्यंग्य के कवि हैं, साथ ही बहुत अच्छी शख्सियत हैं। सुबह 7 बजे हमारे घर आ गए, कहने लगे मुकुल भाई कवि सम्मेलन है। हमने कहा अभी तो सुबह का 7 बजा है, शाम को 7 बजे कवि सम्मेलन है। लेकिन हम समझ गए कि जुगाड़ में आए हैं, नाश्ते का टाइम होता है सुबह 7 बजे। हमने इनको सोफे बैठाया, पत्नी से कहा कि जरा देखो सर्वेश जी आए हैं, कुछ नाश्ता वास्ता लाओ। बिल्कुल सही घटना है। तो पत्नी रवा का हलवा बना करके एक प्लेट में लेकर के आई, सर्वेश जी को दिया। सर्वेश जी ने प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा ज़मीन पे गिरा दिया। फिर प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा ज़मीन पे गिरा दिया। फिर तीसरी बार प्लेट उठाई, चम्मच उठाया, थोड़ा सा हलवा ज़मीन पे गिरा दिया। तब मेरी पत्नी ने टोका, कहेंगे सर्वेश जी इतनी प्रेम से हलवा बनाया है, आपको खाने के लिए दिया है, आप इसे ज़मीन पे क्यों गिरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाभी जी इस हलवे पे एक चींटी चल रही है, मैं उसे हटा रहा हूँ। तो हंसी की बात ये नहीं है, ये तो असली बात है। तो हमारी पत्नी ने जो कहा उस पर तालियां बजाएगा। पत्नी ने कहा सर्वेश जी चींटी हलवे पर नहीं चल रही है, आपके चश्मे के फ्रेम पे चल रही है। तो हाथ से व्यंग्य बहुत मजबूत हस्ताक्षर भाई सर्वेश अस्थाना जी, जो कि जिनका जो स्वभाव है, इनका जो कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। आप अपनी संस्था सर्च फाउंडेशन के माध्यम से 3000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, और साथ ही पत्रकार भी हैं, कवि भी हैं, और इस देश में सबसे ज़्यादा विदेशों में काव्य पाठ करने वाले 28 देशों में काव्य पाठ किया है आपने। मैं सर्वेश अस्थाना जी को आमंत्रित करता हूं कि रिश्तों में तकरार बहुत है। इन्हीं की पंक्तियां हैं कि रिश्तों में तकरार बहुत है लेकिन इनमें प्यार बहुत है, अपनी तेग संभल कर पकड़ो, इस गर्दन में धार बहुत है। भाई सर्वेश अस्थाना जी आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम लोग बचे हैं लेकिन हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये पूरा पंडाल खचाखच भरा होता तो हमको ऐसे लगता कि जैसे हम कौरवों को कविता सुना रहे हैं। अब आप लोग कम बचे हैं तो यूँ लग रहा है कि पांडव को कविता सुना रहे हैं। अब जो लोग बचे हैं कविता सुनने वाले यही लोग थे, बाकी तो सब दर्शक थे। बहुत अच्छा लग रहा है। मुकुल भाई ने मेरी 2 पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया है। मैं मुकुल भाई की 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। मुकुल भाई की 2 पंक्तियाँ हैं कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। थोड़ी वाह वाह करिए हल्की हल्की। हाँ हाँ, आप लोग भी। हाँ, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। क्या बात है। ये सच बात है कि आप लोग आ गए। और ये सांस्कृतिक जो उत्सव होते हैं ये बहुत आवश्यक होते हैं। जब हम सरकार के पास कुछ मांगने जाते हैं कि हम उत्सव कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि तो तमाम विभाग जिनके पास करोड़ों रुपया होता है वो इस तरह के सांस्कृतिक उत्सवों में खुलकर मदद क्यों नहीं करते हैं। एक अजीब सा मेरे अंदर ये प्रश्न है, आखिर वो सब पैसे जाते कहाँ हैं? और खरबों रुपए होते हैं। तो जब तक जिस देश की सरकारें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए समर्पित रहेंगी,
सरकारों का सम्मान होता रहेगा। जो सरकारें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होती हैं वो देश को भी बर्बाद कर देती हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उत्तराखंड महोत्सव, हम तो उत्तराखंड में जब भी जाते हैं तो जब उतरते हैं, चाहे देहरादून उतरें, चाहे हमारे द्वार उतरें या जौली ग्रांट हवाई अड्डे पे उतरें, हम सबसे पहले उस मिट्टी को अपने मस्तक से लगाते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने ये बताया था कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और देवता लोग कभी भी क्रूर नहीं होते, कभी भी बेईमान नहीं होते। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, दीपक नहीं है लेकिन सरस्वती जी की प्रतिमा है। उत्तराखंड के लोग आज तक जीवन में मुझे जितने भी मिले सब सज्जन, ईमानदार और भोले मिले हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो मैं कविता सुनाता हूँ। शादी का विज्ञापन। मैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया कविता है। अभी इन्होंने डॉक्टर की कविता सुनाई। अच्छा, मैं डॉक्टर का बहुत सम्मान करता हूँ। कोई भी यहाँ पे कोई डॉक्टर ज़रूर होंगे, अगर कोई है तो ठीक है। कोई डॉक्टर? चलिए, नहीं है, अच्छा है, नहीं है। उत्तराखंड में डॉक्टर होगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ तो इतना शुद्ध गंगा जल है, वहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ सकता। डॉक्टर की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर को मैं भगवान समझता हूँ। डॉक्टर इस दुनिया के दूसरे भगवान होते हैं। तो हम तो जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हम तो ये मान के जाते हैं कि हम भगवान के घर जा रहे हैं, क्योंकि जब भगवान नाराज होता है, आप मुस्कुराहट को तालियों में तब्दील कीजिएगा। जब अभी नहीं रुक जाइए। जब भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। मेरे पेट में एक छोटी पथरी हुई, पुरानी बात है, 17-18 साल पुरानी। तो मुकुल भाई हमको लेके हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि ऑपरेशन होगा और आधे घंटे का ऑपरेशन है, ठीक हो जाए, कोई वो नहीं। मैं ऑपरेशन, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। ऑपरेशन थिएटर में हम लेटे हुए और डॉक्टर आया और कह रहा है कि पांडे घबराना मत, पांडे घबराना मत। अब मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई। बैठ जाइए सर, फिर मैं बात शुरू करूँ, बैठ जाइए सर। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ, डॉक्टर हमसे कह रहा है पांडे घबराना मत, पांडे घबराना मत। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कोई गलत मरीज ले आए, मैं तो अस्थाना हूँ। बोले मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने से कह रहा हूँ, मैं पांडे हूँ। तो ये होता है। तब तक मेरी नज़र पड़ी, देखा है कि माला रखा हुआ है उधर, माला रखा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये माला काहे रखा है? बोले ऐसा है कि मैं पहली बार ऑपरेशन करूँगा, अगर ये सफल हो गया तो मेरे गले में पड़ जाएगा, वरना तुम्हारे काम आ जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ होती रहती हैं। मुकुल भाई बहुत अच्छे कवि हैं, सबने बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब तक आपको कवि सम्मेलन कैसा लगा, जरा अपनी तालियों से बता दीजिए। और अगले वर्ष फिर और अच्छा कवि सम्मेलन होगा, हम आपसे वादा करते हैं। तो होता है, मैं फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हूँ, उससे पहले इन्होंने कहा मैं 28 देशों में हो आया हूँ, 28 देश। अब आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, न तो आप हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, न वीज़ा देखेंगे। हम कवि लोग इसी तरह खूब विदेश जाते हैं, जबकि मैं 28 देशों में नहीं, मैं 30 देशों में गया हूँ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और 31वें देश में मेरा जहाज लैंड करने ही वाला था, भगवान कसम बता रहा हूँ। 31वें देश में जहाज लैंड करने ही वाला था कि मुकुल मान ने जगा दिया, बोले उठो जागो, उत्तराखंड महोत्सव स्थल आ गया है। तो इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। मैं फ्रेंच कट दाढ़ी रखता हूँ, पहले मैं दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी मैं किसी वजह से रखने लगा। मैं क्लीन शेव रहता था, हैंडसम तो मैं आज भी समझता हूँ अपने आप को, लेकिन तब मैं ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था, क्लीन शेव रहता था। अच्छा, समस्या ये थी कि हम 10 भाई बहन, भगवान कसम 10 भाई बहन, झूठ नहीं कर रहे। पिताजी की एक प्रॉब्लम, 9 भाई बहनों की मेरे शादी हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, कोई ससुर आता ही नहीं था, कोई ससुर नहीं। अच्छा, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता। नहीं, सच बात है, किसके साथ भाग जाता? जहाँ माँ बाप बांधते वहीं बंधना पड़ता। अरे वाह, बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ,
सॉरी, वो माले बच गए हैं और अंतिम कार्यक्रम है। हम समझते सब हैं, हम समझते सब हैं। तो हम 10 भाई बहन, हम 10 भाई बहन, 9 की शादी हो गई, हमारी हो नहीं पा रही थी, कोई ससुर आते नहीं था। एक आया, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक आया, हमको देखा तो चल दिया। पिताजी ने कहा भाई साहब आप क्यों जा रहे हैं? वो बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा आया, चल दिया, आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में ही कवि सम्मेलन था, गजेंद्र प्रियांशु आए हुए थे, तब ये ताज़े ताज़े शुरू हुए थे 15 साल पहले। तो दोपहर के खाने पे घर पे बैठे हुए, पिताजी मुंह लटकाए बैठे, सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना, मुंह लटकाए बैठे, गजेंद्र बैठे हुए। तो अब पिताजी मुंह लटकाए बैठे हुए, गजेंद्र ने कहा ताऊ जी क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हुए? तो ये बहुत मतलब ताज़े ताज़े कवि थे। तो पिताजी बोले किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो गजेंद्र पढ़े लिखे आदमी हैं, तब तक नौकरी नहीं लगी थी, युवा अभी भी हैं, तब और ज़्यादा युवा थे। बोले ताऊ जी ऐसा करो, सर्वेश भैया का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। बिल्कुल भगवान कसम सच्ची घटना। तो मेरा मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवाया गया, वैवाहिक विज्ञापन। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, अब वो गलती से 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए, सच में आए, आज भी रखे हुए। 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, इस बात का ताली बजाना, हमने मन ही मन उनसे पूछा पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया? उसी से ये कविता तैयार हुई थी। मेरे जीवन की एक अच्छी कविता सुन लीजिए। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। निविदा को अंग्रेजी में टेंडर नोटिस कहते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। मुस्कान में ठहाका, ठहाके में तालियां घोलिएगा। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था, थोड़ा और बात और थोड़ा बढ़ाइए घनत्व उसका। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथे में छप्पर पाड़ दीजिए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अरे वाह, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कुछ तो सुधार हुआ। अच्छा, फिर मेरी शादी हुई तो मेरे बड़े साले साहब मुझे देखने आए। उनका घर का नाम पम्मू है, वैसे संजय नाम है। हमको देख दाख के गए, और मेरे ससुर साहब वो प्रोफेसर थे, बहुत सीधे सज्जन, इतने सीधे थे कि मुकुल भाई ने उनका नाम हरिद्वार रखा हुआ था, ऋषिकेश।
तो बहुत सीधे थे। तो हमारे साले साहब गए, बोले पापा लड़का अच्छा है, नौकरी भी ठीक करता है, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन कवि है। तो हमारे भोले भाले ससुर जी का जवाब अगर मुझे तब पता चल जाता तो मैं आज भी अटल बिहारी होता। और हम बोले अच्छी नौकरी करता है, तनख्वाह भी ठीक, लेकिन कवि है। तो हमारे भोले भाले ससुर जी क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। तो अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। क्या बात। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? अब कविता का असली पार्ट शुरू हो रहा है। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। आप लोग अगर इशारा समझ जाना मेरी कविता किस तरफ इशारा कर रही है तो बस तालियों से बता देना कि इशारा समझ गए। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। आप इशारा समझ गए। थैंक यू सो मच। मेहरोत्रा जी सुनिए, मेहरोत्रा जी, एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में कवि का कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर सच्ची पंक्तियाँ हों तो भरपूर तालियों से मेरा समर्थन कीजिएगा, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। क्या बात है। माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं और गरीब माँ बाप की बेटियाँ इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता, कविता की अंतिम पंक्ति, तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, मेरे मित्र लोग सब लोग मुझे स्माइल मैन कहते हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। मैंने आपको बहुत गंभीरता के नोट पर छोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि ठहाकों के साथ हम विदा लें। 15-20 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा। हमारा एक ही दुश्मन है, पाकिस्तान। हम अगर लड़ना भी चाहते हैं तो पाकिस्तान से। चीन चाहे दिल्ली तक घुसाए, हमको लगता कुछ नहीं हुआ। अब पाकिस्तान वाला अगर हमारा एक विकेट भी ले लेता है तो हमको लगता है दिल्ली छीन ले गया। हम लड़ना भी चाहते हैं तो पाकिस्तान से, हम लड़ते भी पाकिस्तान से। जब हमारे सैनिक लड़ने जाते हैं तो बहुत हौसले के साथ जाते हैं। मेरा पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के सैनिक भी हौसले के साथ लड़ने आते होंगे। हमारे सैनिक जब लड़ने जाते हैं तो माता पिता के पैर छू कर जाते हैं। मेरे पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान के सैनिक भी अपने वालिदैन की दुआएं लेकर आते होंगे। हमारे सैनिक भी जब लाम पे होते हैं तो घर को चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि वहाँ टेलीफोन अलाउड नहीं है। मेरा पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान के सैनिक भी वहाँ से चिट्ठी लिखते होंगे। मैं पाकिस्तान के सैनिक की 10 सेकंड की एक चिट्ठी सुनाता हूँ और फिर ठहाकों के साथ, देशभक्ति के साथ इस कवि सम्मेलन का स्थगन करता हूँ। एक बार तालियां बजाइए आप लोग। फिर बस अंतिम 10 सेकंड। पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहां आरा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं।
हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज के सामने हैं। परसों की बात है बेगम, अब आपकी मुस्कान शुरू हो। परसों की बात है बेगम, हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमको 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ें, कि वो हमको 5 किलोमीटर पीछे खदेड़ें। कल शाम की बात है बेगम, हम 2 किलोमीटर और कराची की तरफ आए हैं। जंग ऐसे ही चलती रही बेगम, तो इंशाअल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। उजालों को आंखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।